कृष्णा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के विषय में चर्चा करेंगे और इससे पहले जो भी प्रीवियस वीडियोस है वो अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों कब संभव है ये पहले देखेंगे। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी पॉसिबल है जब लाइट क्या करेगा, इन डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है। क्योंकि डेंसर मीडियम से जब रेयरर मीडियम में जाता है लाइट, तो उसमें क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन अगर डेंसर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो फिर नॉर्मल से सट के एंगल बनता है। ये जो रिफ्रैक्शन एंगल होता है वो बहुत कम होता है। तो इसमें क्या होना चाहिए, डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगा तब रिफ्रैक्शन एंगल थोड़ा ज़्यादा होगा। और इसमें अब क्या होगा, तो जैसे ये एक हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ से आया, अब रिफ्रैक्टेड रे ये हो गया। तो इसमें जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज़ करेंगे तो वैसे वैसे ये भी ऊपर जाएगा। तो फिर एक एंगल यहाँ पे जब हम और थोड़ा ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है इसको हम और बढ़ा के यहाँ पे कर दिए, तो एक समय आएगा जब ये इसी लाइन पे पूरा आ जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तब ये 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब 90 डिग्री हो जाता है तब इस एंगल को, जब ये इतना एंगल हम बढ़ाए हैं, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बढ़ाए हैं, तब इस एंगल को हम क्या कहेंगे, तो इस एंगल को हम आईसी कहेंगे। आईसी मतलब हो गया क्रिटिकल एंगल कहेंगे। तो क्रिटिकल एंगल इसमें क्या हो जाता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है। कब, जब आर रिफ्लेक्शन एंगल कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो अब इसमें हम स्नेल्स लॉ अगर हम लगाते हैं तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू डिवाइड बाई म्यू वन। तो म्यू टू अपॉन म्यू वन तो है, लेकिन अब हमको ये पता है कि आई इक्वल टू आई सी है, तो साइन आई सी हो गया। अब साइन आर का वैल्यू 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 हो जाता है। तो अब इसलिए इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो साइन आई सी इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन हो जाता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का बट डिवाइड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम का, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। और वही हम लैंग्वेज के रूप में यहाँ लिखे भी है कि व्हेन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ 90 डिग्री, जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाता है तब एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कहते हैं, तो क्रिटिकल एंगल कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तब इसी के बाद अब देखेंगे कि और एक जो होता है, जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होगा जब अब और भी थोड़ा बढ़ाया जाए। जैसे अब 90 डिग्री तो हो गया था, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ आया था, और ये रिफ्लेक्टेड रे था। इसमें हम धीरे धीरे इधर इसको बढ़ाए थे, तो यहाँ तक आने के बाद ये 90 डिग्री पे आ गया था रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे ये पूरा 90 डिग्री पे आ गया था। लेकिन अगर अब फिर से इसका अगर हम बढ़ाते हैं, जैसे एक मिनट, हाँ, तो अब जैसे फिर से ये तो यहाँ पे आ गया। अब इस एंगल पे रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री से अगर फिर से इसको हम थोड़ा इधर इधर और बढ़ाते हैं, तब ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा। तो ये ऊपर जैसे ही जाता है, तो ऊपर जाने से क्या होगा, तो जैसे ही मतलब ये था तो ये थोड़ा इधर आ गया अब, और ये भी इधर आ गया, तो ये एंगल दोनों बराबर हो जाएगा। और तभी संभव है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्योंकि जब एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल जो था, क्रिटिकल एंगल कहीं यहाँ पे बना था, तब ये रिफ्रैक्टिव एंगल जो है, रिफ्रैक्शन एंगल वो कितना था, 90 डिग्री बन गया था। लेकिन तब भी अगर थोड़ा सा बढ़ाने से ये ऊपर आ गया था, तो ये वाला जो एंगल है, ये जो थोड़ा ऊपर आया है, तभी रिफ्लेक्शन में हो पाया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी हो पाया है। तो वही यहाँ पे बताया है कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल से भी थोड़ा बड़ा जब हुआ था, ये क्रिटिकल एंगल था। अब ये इससे भी थोड़ा ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाए हैं, तब जा करके वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाता है। अब इसमें इसका एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, तो ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे एक शाइनिंग ऑफ डायमंड है, तो डायमंड में क्या होता है, तो डायमंड में जैसे ये डायमंड मान के चलिए, कोई डायमंड है ऐसे करके, ऐसे डायमंड है। तो डायमंड में जब यहाँ से क्या होता है, एयर से मीडियम चेंज होता है, तो यहाँ पे तो पहले रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, रिफ्रैक्शन यहाँ पे होता है। तभी यहाँ से जब इंटर करता है इसमें, तो ये फिर क्या होता है, ये जो है ये टकराता है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे। तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल से टकराने पे क्या होगा, तो इसमें फिर
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता रहेगा, जिसके वजह से डायमंड जो है बहुत चमकीला दिखता है। अब फॉर्मेशन ऑफ मिराज, मिराज का फॉर्मेशन होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। तो मिराज का फॉर्मेशन क्या होता है तो वो हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये सनलाइट हुआ, सनलाइट में हम देखते हैं दूर कहीं जो सड़क पे पानी है, लेकिन वो सड़क पे पानी रहता नहीं है, वो क्या होता है तो उसको मिराज कहते हैं, मृग मरीचिका कहते हैं। जैसे मृग को पता चलता है कि वहाँ पे पानी है, लेकिन जाने से उसको हाथ नहीं लगता है पानी, फिर दूसरे जगह दिखता है। तो इस तरह से क्या है, उसको मृग मरीचिका नाम दिया गया है। लेकिन ये होता कैसे है, तो जैसे सड़क पे कोई सड़क के आसपास कोई पेड़ वगैरह है, कोई प्रतिबिंब वाला चीज़ जिसका बने वो है, जैसे यहाँ पे वृक्ष है, तो वृक्ष है तो इसमें क्या होता है तो ये थोड़ा ऊपर में जो है वो कोल्ड एयर रहता है, और जब ज़मीन से सटा हुआ थोड़ा इस पार्ट में जो है वो हॉट एयर रहता है कंपैरेटिवली, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे ज़्यादा हॉट एयर रहता है। तब हॉट एयर रहने की वजह से क्या होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये थोड़ा यहाँ पे आकर रिफ्रैक्ट होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे आया, यहाँ से फिर रिफ्रैक्ट होकर के ये यहाँ से आकर के फिर रिफ्रैक्ट होकर के यहाँ आया अर्थ पे होकर फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। कब, जब इसका क्रिटिकल एंगल जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा हो जाता है अगर क्रिटिकल एंगल, तो फिर एंगल जो क्रिटिकल एंगल जब ज़्यादा हो जाता है तो ये रिफ्लेक्ट करता है तो आँख पे क्या प्रतिबिंब बनता है, जो इसका जो ये प्रतिबिंब नज़र आता है, इसका जो प्रतिबिंब बना हुआ है वो नज़र आता है, जो जैसे कि पानी है, तो पानी हमको नज़र आता है कि यहाँ पे पानी है, सड़क पे पानी है, लेकिन पानी रियल में रहता नहीं है, तो इसी को मिराज कहते हैं। तो ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही संभव हो पाता है, मतलब दिखाई देता है कि हाँ पानी है सामने सड़क पे, लेकिन रहता नहीं है। अब इसके बाद देखेंगे जैसे ऑप्टिकल फाइबर का क्यों यूज़ किया जाता है, तो ऑप्टिकल फाइबर में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। जो भी बैंडविड्थ हम भेजते हैं, जैसे कोई किसी को ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो रहता है, इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है, तो उसमें ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर का क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें जितना भी बैंडविड्थ पास करवाया जाएगा, जितना भी सिग्नल पास करवाया जाएगा, उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। जितना रिफ्लेक्टेड रे होगा वो टोटल एंड तक पहुंचेगा, अपना जो डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचेगा। तो उससे क्या होगा, जो हम भेजे हैं वो रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ तक डेस्टिनेशन तक पहुंचा है, तो इससे स्पीड ज़्यादा मिलता है। तो जो भी राउटर या स्विच लगा रहता है तो उसमें ज़्यादा स्पीड मिल पाता है कस्टमर को। तो इसलिए हम ऑप्टिकल फाइबर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मतलब लोग अभी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें स्पीड काफ़ी रहता है। अब इसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही काम आया है। अब फिर देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का और भी कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो कौन सा एग्जांपल है, तो एक तो हो गया इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी में क्या होता है, तो शरीर के अंदर एक पाइप टाइप का दिया जाता है, मतलब वो भी ऑप्टिकल फाइबर का ही बना रहता है। तो इसमें भी ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर की वजह से इंडोस्कोपी में क्या होता है, तो मुँह से ये गर्दन से थोड़ा नीचे जाता है, कैमरा लगा रहता है उसमें, वो डॉक्टर्स देखते हैं कि कुछ ऑर्गन्स में कहाँ पे क्या कुछ गड़बड़ी है कि नहीं, वो देखने के लिए इंडोस्कोपी किया जाता है। तो उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेस पे ही काम करता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे, इसके ऊपर क्या क्वेश्चन देखेंगे, जैसे एक है, जैसे रे ऑफ लाइट इज़ ड्राइवन फ्रॉम ग्लास टू वाटर। अगर ग्लास से वाटर में जा रहा है रे ऑफ लाइट, तो उसमें क्या होगा, तो वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल क्या होगा। तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला तो हम जानते हैं कि sin IC इज इक्वल टू μ2/μ1 होता है। अब इसमें हम देखेंगे कि μ2 मतलब वाटर का कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो 4/3 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का। अब अगर हम बात करेंगे ग्लास का कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो 3/2 हो जाता है। तो इसको जब हम sin IC निकालते हैं तो ये 8/9 आ जाता है। तो इसलिए क्रिटिकल एंगल अगर निकालना चाहे तो sin इन्वर्स 8/9 हो जाता है। अब इसी तरह से अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे, जैसे ये दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्रिटिकल एंगल क्या होगा वैक्यूम में मतलब जो निर्वात रहता है, मतलब उसमें कोई भी पार्टिकल मौजूद नहीं रहता, मतलब एकदम पॉल्यूशन वगैरह कुछ भी नहीं रहता, थोड़ा भी कोई भी गैस नहीं मौजूद रहता है, तो उसको हम वैक्यूम कहते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो मीडियम में एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। तो एंगल किस चीज़ का 30 डिग्री दिया हुआ है, तो क्रिटिकल एंगल का 30 डिग्री वैल्यू दिया हुआ है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट निकालना है मीडियम में। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो sin IC इज इक्वल टू μ2/μ1 होता है। तब इसमें म्यू बराबर क्या हो जाता है, C/V, मतलब जो लाइट का स्पीड है वो और मीडियम का जो स्पीड है वो फिर डिवाइड में आ जाता है। इस तरह से हमको स्पीड तो पता है लाइट का कितना होता है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा μ2 बराबर क्या हो जाएगा, तो C/V2 कर देंगे, यहाँ से जो पीछे फार्मूला हम पढ़े थे ये लास्ट क्लास में। तो इस तरह से ये C से C कट जाएगा, और sin IC का जो वैल्यू है वो V1/V2 हो जाएगा, मतलब जो वेलोसिटी मतलब स्पीड जो है उसका
वेलोसिटी जो है मीडियम 1 का और वेलोसिटी बाई मीडियम 2। तो वेलोसिटी मीडियम 1 का तो पता नहीं है, लेकिन मीडियम 2 तो दिया हुआ है। लाइट का तो 3 × 10⁸ पता है। तो इस तरह से हमको यहाँ से साइन IC का वैल्यू देंगे तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाता है, और 1/2 अब इक्वल टू ये भी हो जाएगा, ये 3 × 10⁸ हो जाता है। इस तरह से इसका वैल्यू जो आता है वो 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाता है। अब रेनबो के विषय में देखेंगे तो रेनबो क्यों होता है, तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट की वजह से होता है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट तब कहते हैं जब एक लाइट जैसे सनलाइट हुआ, सनलाइट अगर या फिर कोई भी लाइट अगर हम उसको प्रिज्म से पास करवाते हैं तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन होने के पश्चात 7 कलर में चेंज हो जाता है, वाइब्ग्योर जिसको कहते हैं। तो उसमें चेंज होने को ही 7 कलर में जब बढ़ जाता है तो उसी को हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण भी रेनबो होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण भी रेनबो होता है, और रिफ्रैक्शन के कारण भी रेनबो होता है। मतलब ये सब प्रोसेस टेक्स प्लेस, मतलब ये सारा प्रोसेस होता है एक रेनबो के फॉर्मेशन में। तो अगर ऑप्शन में ये दिया हो डिस्पर्सन ऑफ लाइट तो यही मार्क करेंगे, अगर ये दिया हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो यही मार्क करेंगे, अगर रिफ्रैक्शन दिया हो तो यही मार्क करेंगे। और जैसे इसमें भी अगर पूछ लिया जाता है कि शाइनिंग ऑफ डायमंड क्यों होता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्लस अगर रिफ्रैक्शन दिया हुआ है तो हम ये मार्क करेंगे। और अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सिर्फ दिया हुआ है तो यही मार्क करेंगे, अगर सिर्फ रिफ्रैक्शन दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है तो ये मार्क करेंगे। तो ऐसे ध्यान में रखना पड़ता है ये सब। अब फिर जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये तीनों प्रोसेस की वजह से होता है, मतलब रेनबो का जो फॉर्मेशन होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन ऑफ लाइट की वजह से होता है। अब जैसे रेनबो कितने तरह का बनता है, तो 2 तरह का रेनबो होता है, एक प्राइमरी रेनबो होता है, एक सेकेंडरी रेनबो होता है। तो प्राइमरी रेनबो में क्या होता है, तो ऊपर में रेड कलर रहता है, नीचे जो है सबसे नीचे वो वायलेट कलर बनता है वाइब्ग्योर में। तो सबसे ऊपर जब रेड कलर का फॉर्मेशन होता है तो उसको प्राइमरी रेनबो कहते हैं। प्राइमरी रेनबो क्या होता है, तो थोड़ा ज़्यादा चमकीला होता है, और इसमें रिफ्लेक्शन 2 बार होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मात्र 1 बार होता है। लेकिन अगर सेकेंडरी रेनबो का बात करेंगे तो वो वायलेट कलर सबसे ऊपर रहेगा, नीचे रेड कलर का फॉर्मेशन होता है, और ये कम चमकीला होता है अगर इससे कंपैरिजन किया जाए प्राइमरी रेनबो से। तो और इसमें जो रिफ्लेक्शन होता है वो 2 बार होता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी 2 बार होता है। अब जैसे हम प्राइमरी रेनबो का देखते हैं तो प्राइमरी रेनबो का जो जैसे हम और 12 बजे के आसपास अगर सनलाइट है, 12 बजे में क्या होता है, तो सीधा मीडियम में सर के ऊपर रहता है एकदम पूरा जो सनलाइट है वो जस्ट हेड के ऊपर रहता है। तो उसमें रेनबो को फॉर्म ही नहीं किया सकता है, क्योंकि सन क्या होना चाहिए, या तो इस साइड होना चाहिए, नहीं तो इस साइड होना चाहिए। जस्ट सेंटर में अगर सनलाइट होगा तो ये रेनबो का फॉर्मेशन संभव नहीं है। अब देखेंगे जैसे सनलाइट है, यहाँ से सनलाइट निकल रहा है और एयर में ट्रैवल किया, तो ये एयर मीडियम है। एयर मीडियम से अब जो बारिश का बूंद है, ये बारिश का एक बूंद हम ले लिए, तो बारिश के बूंद में अगर ये घुस जाता है तो बारिश के बूंद में जाने से क्या होगा, फिर ये जो बारिश का बूंद है इसमें यहाँ से जब एयर मीडियम से वाटर मीडियम में जाएगा तो रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि मीडियम इसका चेंज हो जाता है। तो फिर रिफ्लेक्शन होकर के ये क्या करता है, तो डिफरेंट कलर में बढ़ जाता है, रेड से वायलेट कलर तक। मतलब इसमें जितना वाइब्ग्योर है ऊपर VIB लास्ट में YOR तक बढ़ जाता है। तो ये 7 कलर में बट गया। अब 7 कलर में बटने के पश्चात इसका एक बार ही मात्र रिफ्लेक्शन होगा, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ही बार हुआ है, तो एक बार रिफ्लेक्शन हुआ और फिर ये बाहर निकलता है, यहाँ पे फिर से रिफ्लेक्शन होता है क्योंकि मीडियम चेंज हो जाता है। तो फिर यहाँ से जो कलर हमको दिखता है, रेड ऊपर दिखता है और वायलेट नीचे दिखता है। तो इसी तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस होता है, मतलब और जो रेनबो बनता है वो ऐसे ही बनता है। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट के विषय में अगर चर्चा करते हैं तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जैसे हमको स्काई जो कलर है वो ब्लू क्यों दिखता है, फिर ब्लू कलर सी का जो है वो किस वजह से दिखता है, तो उसमें भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही मार्क करेंगे। ऑप्शन में रहता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो उसमें यही मार्क करेंगे। अब कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि जैसे रे लाइट स्कैटरिंग की वजह से होता है, या फिर जो है MI करके है एक स्कैटरिंग, तो MIE, तो मी स्कैटरिंग की वजह से होता है या रे लाइट स्कैटरिंग की वजह से होता है। तो ये भी एक बार ऑप्शन में आ गया था, मतलब दोनों ऑप्शन में था। तो ये जो तीनों है, ये ब्लू कलर का जो फॉर्मेशन होता है स्काई का, अगर सी का पूछा जाए, या फिर रेड कलर ऑफ सन का पूछा जाए, जब सूर्योदय के समय में और सूर्यास्त के समय में रेड कलर का क्यों दिखता है सन, तो उसको अगर उसके बारे में अगर पूछा जाए तो ये सब तीनों जो होता है वो
स्कैटरिंग के वजह से होता है। लेकिन वाइट कलर का जो फॉर्मेशन है, जो ये वाइट कलर का जो फॉर्मेशन होता है, वाइट कलर क्लाउड का जो बादल का दिखता है वाइट कलर का, वो ट्रैवल करता जैसे दिखता रहता है हम नीचे से जब देखते हैं तो वो फिर फॉग हो गया या फिर स्मोग हो गया, धुआं जैसे दिखता है, तो वो सब किस वजह से होता है, तो मी स्कैटरिंग की वजह से होता है। अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे। तो ये एक्चुअली क्या होता है, तो नेचुरल चीज़ है ये सब, क्या है, नेचुरल है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक है, ये स्काई भी तो प्राकृतिक ही है और बड़ा भी है। तो वो सब जो है वो अगर ऐसा कुछ पूछा जाए तो इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वजह से होता है। ये कलर ब्लू कलर दिखता है स्काई का और ये सब दिखता है, तो ये सब ध्यान में रखना है। फिर रेला स्कैटरिंग और मी स्कैटरिंग में हम डिफरेंस देखेंगे। तो रेला स्कैटरिंग के अनुसार क्या हुआ था, तो स्कैटरिंग वेवलेंथ पे डिपेंड करता था। मतलब जिस कलर का वेवलेंथ ज़्यादा है उसका स्कैटरिंग कितना होगा, कम होगा। अगर स्कैटरिंग ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगा। तो जैसे रेड हो गया, रेड कलर का वेवलेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर से दिखता है, लेकिन रेड कलर का स्कैटरिंग बहुत कम है। तो इसलिए रेड लाइट यूज़ किया जाता है सिग्नल्स वगैरह पे, क्योंकि बहुत दूर से ही दिख जाता है। या फिर डेंजर सिग्नल्स जो भी डेंजर जोन रहता है, या फिर कहीं पुल टूट गया है तो वहाँ पे रेड कलर का झंडा लगाया जाता है। तो ये सब रेड कलर का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो दूर से दिख जाता है, उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, उसका क्या है, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है। अब वेवलेंथ ज़्यादा है और स्कैटरिंग बहुत कम होता है। तो वायलेट कलर का जो है वो सबसे कम वेवलेंथ होता है, लेकिन वायलेट कलर सबसे ज़्यादा फैलता भी है, बहुत ज़्यादा फैलता है ये वायलेट कलर। तो फिर अगर ये पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो मोस्ट सेंसिटिव वेवलेंथ है ह्यूमन आइज़ के लिए कितना है, तो वो 5500 एंगस्ट्रम हो जाता है। तो ये ध्यान में रखना है। और कौन सा कलर है जो ह्यूमन आई के लिए सेंसिटिव होता है, तो येलो और ग्रीन होता है। लेकिन येलो कलर का भी एक कॉन्सेप्ट है कि येलो कलर जो सूर्य के रोशनी के प्रभाव से वो थोड़ा डिफेक्टेड हो जाता है, उसका रोशनी थोड़ा क्षीण होने लगता है, मतलब नहीं दिखता है ढंग से। इसलिए जो सड़क पे लगाया जाता है येलो कलर का साइड साइड में, तो वो बहुत चमकीला होता है, क्योंकि उसमें रात के समय में सनलाइट उस पर पड़ता नहीं है, रात में वो येलो कलर बहुत चमकता है। अब मी स्केटिंग के विषय में देखेंगे तो इसमें तो था कि मतलब रियल स्केटिंग में अगर वेवलेंथ कम है तो स्केटिंग ज़्यादा है, अगर स्केटिंग कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा है, इस तरह से था। लेकिन मी स्केटिंग में देखेंगे कि सारा कलर जो है, सारा कलर एक समान, एक उसका स्कैटर होता है, मतलब एक समान फैलता है। अब कैसे फैलता है एक समान, तो जैसे ये एटमॉस्फेयर हो गया, एटमॉस्फेयर में जब सनलाइट यहाँ से निकल कर आता है तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे कण रहते हैं, बहुत सारे पार्टिकल रहते हैं। तो ये अगर बड़े पार्टिकल से, अब सनलाइट का मतलब जो वेवलेंथ है उससे अगर ज़्यादा पार्टिकल ज़्यादा बड़ा ये मतलब पार्टिकल से टकराता है, तो फिर मतलब इसमें लिखा हुआ है, जैसे ये मी स्कैटरिंग वैलिड तभी होता है जब साइज ऑफ पार्टिकल जो है ना वो बिगर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो लाइट टकराता है वो उसके वेवलेंथ से साइज का पार्टिकल अगर बड़ा हो तो फिर वो मी स्कैटरिंग होता है। अगर जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ से स्मॉलर हो जाता है, अगर साइज पार्टिकल का साइज़ छोटा हो और वेवलेंथ जो है ये लाइट का वो बहुत ज़्यादा हो, तो उसमें हम ये कहेंगे रेला स्केटिंग कहेंगे। तो मी स्केटिंग और रेला स्केटिंग में डिफरेंस मेनली यही है। अब जो नीला कलर दिखता है वो क्यों दिखता है, तो एक जैसे एटमॉस्फेयर हो गया, तो एटमॉस्फेयर में सनलाइट आता है तो बहुत सारा पार्टिकल रहता है यहाँ पे, क्या होता है तो रिफ्रैक्शन हो जाता है। रिफ्रैक्शन होकर के जो नीला कलर है वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। नीला कलर क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा ये सब में फैल जाता है, और उसी का रिफ्लेक्शन जब यहाँ पे होता है तो हमें दिखता है कि स्काई का कलर जो है वो ब्लू है, नीला है। तो यही था आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।